वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी। ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। यदि आप लोगों में से किसी ने भी पार्ट 1 अभी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोग पहले पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन की। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट। पहले तो आप लोग ये TWO का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये टू पॉइंट आउट होता है सिंपली। तो टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही होगी, तो यानी कि ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी आपका गलती नहीं है, कोई भी एरर आपका नहीं है। लेकिन एरर से बढ़कर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से किसी सेंटेंस को देखना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल निकल के आता है जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको जो ये द नंबर ऑफ दिख रहा है, ये जो आपको द नंबर ऑफ दिख रहा होगा, इस द नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपकी जो नाउन आती है वो कैसी आती है? नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। कैसी आती है? प्लूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड इसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। वैसे तो ऐसा होता है कि जैसा आपका नाउन वैसी आपकी वर्ब, लेकिन यहाँ पर द नंबर ऑफ के केस में आपका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाउन आपका प्लूरल होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कि क्रिएचर्स, ये प्लूरल है क्योंकि एस जुड़ा हुआ है। देखिए, मैंने आपको छोटे छोटे से टर्म बताए थे कि अगर यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद जो आपका शब्द होगा वो क्या होगा? ये आपका सिंपली नाउन होता है। अगर दो शब्द हैं तो आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आपका नाउन होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो क्रिएचर्स है क्या है? ये आपका नाउन है, जो कि आपकी प्लूरल फॉर्म में है। और आपकी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा द नंबर ऑफ वाला केस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, तो क्वेश्चन है कि द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोड विद द पावर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस एंडाउड का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है आपका संपन्न। क्या होता है? संपन्न होता है। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपकी थोड़ी सी टफ होगी, मैं उसको बताते हुए भी चलूँगी। तो यहाँ पर लिखा है कि द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। इसमें आप लोग एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इस मैन से आपको पूरी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि ये हर एक पर्सन की बात की जा रही है, किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं की जा रही है। राम की बात नहीं की जा रही, ना ही श्याम की बात की जा रही है। ये पूरी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी? संपूर्ण मानव जाति, ठीक है? जब कभी भी संपूर्ण मानव जाति की बात की जाती है तो मैन के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आपके मैन का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के अर्थ में होता है तो इसके पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैन इज़ मॉर्टल, तो ये भी आपकी संपूर्ण मानव जाति की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी मानव जाति को आप यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अ मैन इज़ मॉर्टल, ये बिल्कुल गलत है। द मैन इज़ मॉर्टल, ये भी गलत है। आप सिंपली ये कहेंगे कि मैन इज़ मॉर्टल, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति को आप यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, जब कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक रूल सीखा नहीं कि एक अपवाद पहले से आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अपवाद ये है कि जब कभी भी आपके मैन का प्रयोग एज अ काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो उसके पहले आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब कभी भी ये जो मैन है, इन मैन का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे, तो आप जो हैं इनके पहले आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। आर्टिकल कहाँ लगता है? नाउन के पहले लगता है ना। ये आपका क्या है? मैन क्या है? एक नाउन है, इसके पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं जब आपका यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ पर इसको दिखाना हो। जैसे मैं कहूँ कि भूषण इज अ मैन ऑफ ऑनर, तो यहाँ पर मैंने भूषण की बात की है। मैं श्याम की बात करूँ तो यहाँ पर जब आप श्याम की बात करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं जहाँ पर काउंटेबल नाउन का बोध हो, तो वहाँ पर मैन के पहले आर्टिकल ए या एन आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इतनी चीज़ें समझने योग्य थी, आपको समझ में आ भी गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा दूर पड़ गया लग रहा। क्वेश्चन है आपका कि ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज़ अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर मिस्टेक है, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी दो एडजेक्टिव का प्रयोग किसी एक ही व्यक्ति
मतलब यहाँ पर दो आपके एडजेक्टिव का प्रयोग आप कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करें या फिर आप किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए करें तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपका जो आर्टिकल वो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आता है, ना कि आपके दोनों एडजेक्टिव के साथ। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, मैं फिर से समझाती हूँ। मैंने कहा था आपको कि पहले आपका आर्टिकल होता है, क्या होता है, आपकी आर्टिकल होता है, फिर आपका एडजेक्टिव होता है। अगर एडजेक्टिव है तब उस केस में एडजेक्टिव होगा, फिर आपका क्या होता है, फिर आपका नाउन होता है सिंपली। यही मैं आपको समझा रही हूँ। कई केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक ही पर्टिकुलर वस्तु के लिए दो आपके एडजेक्टिव प्रयोग किए जाएंगे और उन दो एडजेक्टिव के पहले अलग अलग करके आपको आर्टिकल दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आर्टिकल ए दिया है आपकी वाइज के लिए एंड एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है इंटेलिजेंट के लिए। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब कभी भी पर्टिकुलर पर्सन, मिस्टर सिन्हा क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, इनके लिए वाइज भी कहा गया एंड इंटेलिजेंट भी कहा गया और दोनों के पहले एक अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ये गलत है। आपको जो पहला वाला है, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ आपको कोई सा भी आर्टिकल प्लेस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको कि अ रेड एंड अ ब्लू कार, तो ये गलत है। मैंने कहा कि अ रेड एंड अ ब्लू कार, ठीक है, ये आपका गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये जो है आपकी नाउन है। ये आपका क्या है, कार की बात की जा रही है तो ये आपका क्या है, आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है। इस कार के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, रेड का और ब्लू का, और दो अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। आप क्या कहेंगे, इसको आप सिंपली कहेंगे कि अ रेड एंड ब्लू कार, ठीक है, ना कि अ रेड एंड अ ब्लू कार नहीं कहेंगे, सिंपली कहेंगे कि अ रेड एंड ब्लू कार। अब आपको समझ लग गया होगा। तो यहाँ पर आपको जो है इंटेलिजेंट के पहले जो आपका आर्टिकल एन लगा हुआ है इसको हटाना होगा, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि फर्स्ट वाला जो आपका एडजेक्टिव है जो कि आपका वेरी वाइज है, इसके पहले आर्टिकल आपको लगाना है, इसके बाद जो आपका आर्टिकल आता है इसको हटाना पड़ता है बाद वाले को। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही यूजेज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस। जब मैंने आपको कुछ इडियोमेटिक जो आपकी फ्रेजेस थी वो बताई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा कि कभी भी डिपिक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होता है, सिंपली होता है डिपिक्ट वायलेंस। क्या होता है, डिपिक्ट वायलेंस होता है। यहाँ पर बीच में ए का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, ये आपका फिक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिपिक्ट वायलेंस, ये आपका क्या है, ये आपका एक इडियोमेटिक होता है, ठीक। तो याद रखिएगा कि ये आपका इडियोमेटिक है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो अकस्टम्ड टू साइक्लोन बर्निंग दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो बर्निंग विच हैज़ बिगिन दिस मॉर्निंग। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या कह रहा है, तो थोड़ा बहुत मतलब तो समझ में आ रहा होगा। अकस्टम का मतलब होता है आदि, यानी कि हैबिचुअल, किसी चीज़ का हैबिचुअल होना होता है अकस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। इसका मतलब होता है आपका किसी चीज़ का आदि होना, यानी कि हैबिचुअल होना, तो ये होता है अकस्टम्ड। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर आपको लिखा गया है फ्यू ऑफ देम, फ्यू का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, फ्यू ऑफ देम। जब कभी भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फ्यू के पहले ना तो ए लगा हो ना ही एन आपका दा लगा हो, या तो आपका अ फ्यू होता है या फिर द फ्यू होता है या फिर सिंपली फ्यू होता है। जब कभी भी फ्यू के पहले कुछ भी नहीं लगा होता है तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। तो यहाँ पर आपका जो सेंस निकलता है सेंटेंस का वो यही निकलता है कि ना के बराबर लोगों ने अटेंशन जो है पे की, क्योंकि वहाँ के लोग जो डार्विन के लोग थे वो अकस्टम्ड हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे साइक्लोन उनके, ठीक है। तो ये आपका सेंस बनता है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वन शुड बी ट्रू टू ओन्स प्रॉमिस टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब चैप्टर पढ़ाया था आपको आर्टिकल वाला, कि लाइफ आपका जब कभी भी आता है, लाइफ के अलावा आपका जैसे साइंस आता है, साइंस के अलावा अगर आपका मैन आता है या फिर वुमन आता है,
जब कभी भी ये आपके जो लाइफ हैं, साइंस है, मैन है, वुमन है, इनका प्रयोग जो है व्यापक अर्थ में होता है। कैसा होता है? व्यापक अर्थ में होता है। व्यापक अर्थ का मतलब है मानक अर्थ के लिए, ठीक है। तो जब कभी व्यापक अर्थ के लिए इनका प्रयोग होता है तो वहाँ पर आप लोग कभी भी इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका ये जो सेंटेंस है आप लोग समझ गए होंगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लाइफ, साइंस या फिर आर्ट या फिर मैन वुमन की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि ये व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है इनका लाइफ का प्रयोग। तो इस लाइफ के पहले आपको आर्टिकल द हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि द सीड ऑफ द ऑल मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि साइंस का प्रयोग यहाँ पर आपके जो है व्यापक अर्थ में हुआ है। व्यापक अर्थ का मतलब आप लोग जो है सेंटेंस से समझिए कि जब कभी भी व्यापक अर्थ के रूप में आपका साइंस का प्रयोग, वुमन का प्रयोग या फिर आपकी लाइफ का प्रयोग हो तो इनके पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, ठीक है। व्यापक से मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक सर्वव्यापक सिद्धांत की बात की जाए। सर्वव्यापक सिद्धांत यानी कि जो सदा सत्य वाली बात हो, इस टाइप का अगर कुछ बोला जाता है तो साइंस के पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेट द म्यूजिक टीचर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो साइंस है, इस साइंस का प्रयोग क्या व्यापक अर्थों में यहाँ पर किया गया है? बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो इस साइंस के पहले आपको सिंपली आर्टिकल ए लगाना होगा। अब आपका सेंटेंस क्या होगा? म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेट द म्यूजिक टीचर, ठीक है। यानी कि जब कभी भी साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थों में नहीं होता है बल्कि एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज या फिर आपके जो आपकी ब्रांच ऑफ नॉलेज या फिर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इन सब पर बेस्ड होता है, तब वहाँ पर हम लोग साइंस के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि जब कभी भी साइंस का प्रयोग जो है आपके व्यापक अर्थों में ना होकर ब्रांच ऑफ नॉलेज के बेसिस में हो, तब आप वहाँ पर सिंपली आर्टिकल ए लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज़ एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या आपको कोई एरर यहाँ पर दिख रहा है? तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कोर्टेसी एंड कॉमन सेंस। तो मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है द लिटिल। तो जब कभी भी लिटिल के पहले ए या फिर द का प्रयोग नहीं होता है तो उसका सेंस होता है ना के बराबर। क्या मतलब होता है इसका? ना के बराबर, ठीक है, यानी कि नगण्य इसका मतलब होता है, ठीक है। जब कभी भी इसके पहले आ लगा होता है तो इसका मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसके पहले देखिए कुछ भी नहीं लगा है लिटिल के पहले। अब आप यहाँ पर अर्थ समझिए कि ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कोर्टेसी एंड कॉमन सेंस। क्या उसको अपनी कॉमन सेंस और शिष्टाचार को थोड़ा सा करना, ना के बराबर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप ये कहेंगे थोड़ा, यानी कि यहाँ पर आपको ई लगाना होगा। यहाँ पर ना के बराबर का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो यहाँ पर आपको लिटिल के पहले ई लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलियनर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन अच्छा है। ये जो मिलियनर होता है ये आपका एक काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? ये काउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है आपकी परीक्षाओं में। आपका ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आप लोग जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से इसको आर्टिकल के साथ लिखेंगे क्योंकि ये आपका एक काउंटेबल नाउन है। इसलिए अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता तब आप उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? अनकाउंटेबल को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगी, यू अनकाउंटेबल सी एन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, ना ही इनके बाद कभी भी आप लोग जो है एस और ई एस नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपका जो मिलियनर होता है ये आपका जो है एक काउंटेबल नाउन होता है, जिस वजह से इसके पहले आपको आर्टिकल ई लगाना होगा, ठीक। तो अब आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये द मोस्ट को देखिए आप लोग, क्योंकि हम लोग आर्टिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्टिकल कहाँ लगा है? ये द लगा है, तो हमें अपना ध्यान यहीं पर फोकस करना है। ठीक है, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखेंगे कि आपको कहाँ पर ध्यान फोकस करना होगा। अभी आर्टिकल पर ही आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो यहाँ पर आप द को देखिए, द मोस्ट को देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका एक सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त हुआ है। किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सुपरलेटिव डिग्री के, जब आपको पढ़ा रही थी मैं कि सुपरलेटिव के पहले किस तरीके से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपका दो या दो प्लस यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना यानी कि कंपैरिजन होता है, तब वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब तक आपके दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना नहीं होती है, तब तक हम लोग वहाँ सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना है तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना यानी कि कंपैरिजन होना ही चाहिए, नहीं तो आप सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेंटेंस को देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं दिख रहा होगा। कंपैरिजन नहीं दिख रहा है, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन नहीं दिख रहा, ना ही दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन दिख रहा, तो यहाँ पर द मोस्ट क्यों आएगा फिर? तो यहाँ पर सिंपली आप लोग द को काट कर आ कर देंगे कि दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अब आपका ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ लिया करिए, लेकिन आपको डाउट के साथ नहीं रहना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्टिकल दा लगा हुआ है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट है, तो ये भी तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना। लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके पहले दा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके बारे में बोला जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। तो हिमालय की सारी नदियाँ जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, उन सभी नदियों की तुलना यहाँ पर किससे? ब्रह्मपुत्र से की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपका हिडन है। आप जब सेंस समझेंगे तो आपको समझ लगेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की तुलना की जा रही है जितनी भी नदियाँ आपकी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं उनसे। तो यहाँ पर आपका द लॉन्गेस्ट बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी आपकी किसी भी रिवर की बात की जाती है तो प्रत्येक रिवर के पहले पर्टिकुलर रिवर का अगर नाम दिया है तो द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, द ताप्ती, द नर्मदा। लेकिन अगर आपका सिंपली रिवर लिखा है, क्या लिखा है? रिवर लिखा है, नाम नहीं दिया, तो द रिवर नहीं होगा, ये गलत है। किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम होने पर ही आप आर्टिकल द प्लेस करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि द गंगा इज द नॉर्थ इंडियन दैट व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि गंगा जो लिखा हुआ है, गंगा के पहले आपको आर्टिकल द दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आर्टिकल द दिख रहा है। तो ये देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही होगी अभी तक कि द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि जब कभी भी रिवर की बात की जाए तो प्रत्येक रिवर का जो नाम अगर दिया है किसी भी रिवर का, तो प्रत्येक रिवर के नाम के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? द कृष्णा होगा। क्या होगा? द कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द लगा लेना है कृष्णा के पहले। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वाज वास्को द गामा, ठीक है। अभी कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब कभी भी मैम ने बताया था कि यूरोपियन आता है, तो यूरोपियन आप कैसे लिखते हैं? सिंपली यूरोपियन, ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में। जो या है ये आपका क्या है? आपका हिंदी की वर्णमाला में या क्या है? ये आपका एक व्यंजन होता है। और मैंने बताया था कि व्यंजन के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, जबकि यहाँ तो आर्टिकल द लगा है। तो मैंने आपको जब आपको ये एक चीज़ पढ़ाई थी, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना, आपको याद होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या है? आपके ऑर्डिनल है, यानी कि क्रमवाचक एडजेक्टिव।
तो इनके पहले हमेशा आपको आर्टिकल द ही लगाना पड़ता है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाना होता है, यानी कि आप क्या कहेंगे, आप सिंपली कहेंगे द फर्स्ट। क्या कहेंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, ठीक है, द थर्ड। इस तरीके से आप बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है, यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इनके पहले आर्टिकल द ही आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर। अब आप लोग बताइए, क्या यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक लग रही है? तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं है, ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। अब आपको एक रूल याद रखना है, मैं ऊपर लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रही क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, मैं पहले इसको क्लियर कर ले रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक चीज़ आपको याद रखना है, आप रूल के तौर पर ले लीजिए, चाहे आप फिर इस तरीके से पॉइंट बना के लिख लीजिए, जब कभी भी आपका बिफोर, आफ्टर, इनके बाद यानी कि बिफोर या आफ्टर के बाद कभी भी आपका डॉन, डे ब्रेक, सनसेट, नून, नाइट, सनराइज, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब कभी भी बिफोर एंड आफ्टर के बाद आपको डॉन या फिर आपका डे ब्रेक या फिर आपको सनसेट, नून, नाइट या सनराइज ये शब्द दिए रहते हैं तो आप कभी भी इनके पहले, मैं लिख देती हूँ पूरा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इनके पहले आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बिफोर दिया है, बिफोर के बाद आपको यहाँ पर सनसेट दिया है, इसके बीच में आपको आर्टिकल द दिया है, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब कभी भी बिफोर एंड आफ्टर के बाद आपका सनसेट आता है तो आपका सनसेट के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर आर्टिकल द आपको हटाना होगा। अब आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आपसे मिस स्पेल्ड में कई बार जो ये रिक्शा है इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कि ये वैसे तो इसको रिक्शा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, जनरली इंडियंस जो है रिक्शा पढ़ते हैं, लेकिन होता है रिक्शो, क्या कहते हैं इसको, रिक्शो बोलते हैं इंग्लिश में, रिक्शो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा इसकी जो स्पेलिंग वो क्या होती है, RICKSHAW, रिक्शो, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम दिख रही है, यानी कि किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। तो आप लोग को मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने इडियोमेटिक यूजेस बताए थे कि जिनमें आपका कुछ फिक्स था कि उनमें आपको कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है, जैसे आपका होता है इन ट्रबल होता है, इन आ ट्रबल नहीं होता है, इन ट्रबल होता है, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन आ ट्रबल नहीं होता है, आई एम इन डेंजर नहीं होगा, आई एम इन डेंजर होगा, ठीक है, यानी कि इन डेंजर होगा, ठीक। सिंपली आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे बीच में। इन कन्फ्यूज़न, आई एम इन अ कन्फ्यूज़न ये गलत है, आई एम इन कन्फ्यूज़न ये सही है, कन्फ्यूज़न, ठीक है। फिर आपका होता है इन डेप्थ, इसको देखिए कुछ चीज़ों को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं कहते, इसको कहते हैं डेप्थ। सिंपली आपका ये जो बी होता है ये साइलेंट होता है, हम ये कहेंगे कि आई एम इन डेप्थ, हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम इन अ डेप्थ, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन डिमांड क्या होता है, इन डिमांड, ना कि इन अ डिमांड, ठीक है। इन डिटेल, डिटेल ये अक्सर पूछा जाता है, कई बार आपसे यहाँ पर बीच में आर्टिकल ई लगा दिया जाता है, इन अ डिटेल ये गलत है, इन डिटेल होता है। फिर इन फैक्ट होता है, ना कि इन अ फैक्ट,
ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये सारे के सारे जो यूजेस हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इनको आप लोग इसी तरीके से याद रखिएगा। ये आपके इडियोमेटिक यूजेस होते हैं, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके चिट चिपका लीजिएगा अपने सामने, जो स्टिकी नोट्स वगैरह होते हैं उन पर लिख लीजिएगा तो आपको आसानी होगी, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली इन आ ट्रबल के बीच में से आ को काट देना है, तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड दैट द पोएट रीचेस सम मोरल इम्प्लिसिटी। अब अभी अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि इन ट्रबल होता है, इन डेंजर होता है, इन कन्फ्यूज़न होता है, इन डेप्थ होता है, इन डिमांड होता है, इन डिटेल होता है, इन फैक्ट होता है, ऐसे ही आपका होता है इन कंक्लूजन। कभी भी इनके बीच में दा का प्रयोग नहीं होता है, तो इसको आर्टिकल दा को आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। सीधा आपका होता है इन कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड दैट द पोएट रीचेस सम मोरल इम्प्लिसिटी। अब आपके ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई होप आपको ये पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा और आपके लिए पार्ट हेल्प भी किया होगा। यदि आपके लिए ये पार्ट हेल्पफुल है, आपको ये पार्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जैसे आपने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 आपने नहीं देखा, तो कोई मतलब नहीं है आपके देखने का। आप कोशिश करिए कि दोनों पार्ट को देखिए। अब दोनों पार्ट को आप लोग कैसे देख पाएंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब वीडियो यहाँ से मैं जो है डालूँ वीडियो को, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। जैसे ही नोटिफिकेशन पहुँचता है तो आपके फ़ोन के ऊपर, जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन होती है, वहाँ पर आपको एक छोटा सा मैसेज दिख जाता है कि आपका ये वीडियो जो है अभी हाल में ही पोस्ट किया गया है। तो आप वहाँ से जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। मतलब आप अवेयर हो जाएंगे कि हाँ, अब इसका सेकेंड पार्ट भी आ गया है। तो जो आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आप तक जानकारी पहुँचे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।